नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भूमि बिल का व्यापक समर्थन, रैलियां कर समर्थन जुटाएगी पार्टी। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का किया दावा। भूमि अधिग्रहण पर दोबारा अध्यादेश, राष्ट्रपति ने किए दस्तखत, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र के खिलाफ। हिंसाग्रस्त यमन से भारतीयों की वापसी तेज, राजधानी सना में एयर इंडिया का विमान उतारने को मंजूरी, 500 लोगों को लाया गया जिबूती। ईरान से परमाणु करार की रूपरेखा तय, 30 जून तक समझौते की समय सीमा, यूरेनियम संवर्धन में होगी कटौती, ओबामा ने बताया ऐतिहासिक। कीनिया में विश्वविद्यालय पर आतंकी हमला, 147 छात्रों की मौत, अल शबाब की 4 आतंकी ढेर, भारत समेत दुनिया भर में निंदा। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया में आतंकवादियों के हमले की भारत, अमेरिका सहित अनेक देशों ने निंदा की है। गुरुवार तड़के गारिसा यूनिवर्सिटी में घुसे आतंकवादियों के हमले में कॉलेज के 147 बेगुनाह छात्र मारे गए। सोमालिया के कट्टरपंथी आतंकी गुट अल शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कई छात्र अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। कीनिया की गारिसा यूनिवर्सिटी में गुरुवार को हुए आतंकी हमले से देश सख्ते में है। ये यूनिवर्सिटी पूर्वी कीनिया में स्थित है और पड़ोसी देश सोमालिया से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। सोमालिया के कट्टरपंथी इस्लामी आतंकी गुट अल शबाब ने बड़ी सुबह उस वक्त हमला किया जब छात्र नींद में थे। इस खून खराबे में 147 बेगुनाह छात्र मारे गए और कई घायल हो गए। हमले के बाद आतंकियों ने 500 छात्रों को बंधक भी बना लिया था। 15 घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। What I managed to hear from them is that we came to kill and finally be killed. That's what it. इस बर्बर आतंकी हमले ने कीनिया सरकार को झकझोर दिया है और सरकार ने अब देश की सुरक्षा में इजाफा करने का फैसला किया है। This is a very sad day for Kenya. We, as I speak, is unfortunate. संयुक्त राष्ट्र ने इस हमले की कड़ी निंदा की है तो अमेरिका ने अल शबाब से निपटने के लिए कीनिया को हर तरह की मदद का भरोसा दिया है। The Secretary General strongly condemns the terrorist attack this morning on Garissa University College in Kenya. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने पर जोर दिया है। लगभग 80% ईसाई आबादी वाले कीनिया में पड़ोसी और अस्थिरता से जूझ रहे सोमालियाई आतंकी संगठनों ने हाल में हमले तेज किए हैं। राजधानी नैरोबी में 1998 में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद ये सबसे बड़ा हमला था। नैरोबी धमाके में 213 लोग मारे गए थे। 2013 में भी अलकायदा के सहयोगी इस अल शबाब गुट ने कीनिया के वेस्ट गेट शॉपिंग मॉल में बड़ा हमला किया था जिसमें 67 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है द हिंदू से रेजिडेंट एडिटर हैं अमित बरुआ साहब। स्वागत है आपका। अगर मैं कीनिया में याद करूं तो इस तरह के अटैक इससे पहले 2-3 याद पड़ते हैं। एक तो जो कॉन्सर्ट में हमला हुआ था, इसके अलावा मॉल पे। क्या माना जाए कि अल-शबाब का दखल वहां पर उसकी पैठ बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा ये देख रहे हैं, या कुछ और दूसरी वजह है, पड़ोसी देश बड़े कारण हैं? जी, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई है, ये बर्बर हत्या जो लोगों की गई है, ये एक इम्पैक्ट करने के लिए अल-शबाब के तरफ से ये घटना हुई है। और जिस बर्बरता से बच्चे जो सो रहे थे उनके हॉस्टल्स में, डॉर्मेटरीज में घुसकर मारा है, तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसी चीज़ के लिए कोई भी जस्टिफिकेशन हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि ये कीनिया की सरकार के सामने, जैसे वेस्ट गेट मॉल का आपने जिक्र किया, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं और अल शबाब का ये कहना है कि चूंकि सोमालिया में ट्रूप्स कीनिया ने भेजे हैं, उसी की वजह से ये एक रिएक्शन है या रिस्पॉन्स है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं और चूंकि अफ्रीका में हुई हैं, दूर हुई हैं, अगर घटनाएं छोटी मोटी घटनाएं भी हो जाती हैं यूरोप में या अन्य देशों में, तो उसका जो प्रभाव होता है, उसका इम्पैक्ट जो होता है बहुत गंभीर होता है। लेकिन कीनिया में क्योंकि दूर है मुल्क, अफ्रीका में है,
अगर 147 लोगों की इस तरह से हत्या हो जाती है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी से ये नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको कंडेम किया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्थिति अब इतनी गंभीर होती जा रही है और इस तरह से आतंकवादी गुट अगर अपनी कार्रवाई करेंगे तो मुझे तो लगता है कि अगर बच्चे स्कूल में या कॉलेज में स्कूल में रह रहे हो या कॉलेज के हॉस्टल में सो रहे हैं तो इस तरह की घटना अगर उनके साथ हो सकती है तो मुझे तो लगता है कि दुनिया में कहीं भी सेफ्टी और सिक्योरिटी का कोई मायने ही नहीं रह गया। और कीनिया ऐसी कंट्री भी जहां पर सुरक्षा को लेकर मैं कहूं उस तरह के इंतजाम नहीं होते जैसे हमने कई एशियन कंट्री में फिर यूरोप में देखा है। क्या ये माना जाए कि एक ऐसा आतंक का साया है जिससे कोई छूता नहीं, जिसकी छाया सब जगह पड़ती दिख रही है और तमाम देशों को जिस तरीके के हमले झेलने पड़ रहे हैं कमोबेश एक सी स्थिति है? जी बिल्कुल, आप चाहे वो बम्बई के हमले को ले लीजिए, वहाँ पर भी निर्दोष लोगों को मारा गया था। जिस तरह से सीबोर्न कमांडो अटैक की तरह से लोग वहाँ कराची से आए थे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिस स्तर पे हो रही हैं तो इससे तो साफ है कि इन गुटों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। जो सो कॉल्ड वॉर ऑन टेरर के मद्देनज़र कार्रवाई हुई, चाहे वो इराक में हुई या अफगानिस्तान में हुई, उससे साफ जाहिर है कि ये जो गुट हैं और ये जो सोच है इसको और हवा मिली है और इसी हवा का नतीजा हम देख रहे हैं कि चाहे वो अफ्रीका में हो, एशिया में हो, अब यूरोप में हो, अमेरिका में हो, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और मेरा ये भी मानना है कि अगर भारत जैसे देशों को इन गुटों के खिलाफ कार्रवाई करनी है या इस सोच के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो मुझे लगता है कि एक इंडिपेंडेंट नीति बनानी पड़ेगी इसको लेकर। एक तरह से जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सपोर्ट आवश्यक है, लेकिन अगर सिर्फ अमेरिका या यूरोप के स्टाइल में उनके साथ जुड़ के इन गुटों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत बड़ी सक्सेस होगी, क्योंकि ये एक सोच का भी मामला है और एक ये बताना कि सब जगह एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे को लगता है कि अब स्थिति जिस तरह की घटना कीनिया में हुई है या पहले भी कई देशों में हुई है, इससे साफ जाहिर है कि इस सोच पर और इस गुट पे, जहां तक एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी का सवाल है तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई तो होनी चाहिए। और ये गरिसा यूनिवर्सिटी के मामले में भी यही कहा गया कि वहां पर कुछ छात्रों ने सिक्योरिटी का मामला पहले भी उठा लिया था, लेकिन केवल 2 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे जिस वक्त घटना हुई। तो एक तो चौकन्ना रहना, सिक्योरिटी बढ़ाना, ये सब शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कोई भी मुल्क चाहता है कि ऐसे गुटों पर कंट्रोल किया जाए तो एक आइडियोलॉजिकल बैटल भी इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और जो भी मुल्क फैसला करते हैं इसको आइडियोलॉजिकली लड़ने के लिए, मुझे लगता है कि उनको एक इंडिपेंडेंट तरीके से करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अमित जी हमने देखा है कि अलग अलग देशों में, क्योंकि हर कंट्री आतंकवाद से निपटने में उसके पास वो सिस्टम है और सिस्टम होने के बावजूद आतंकवाद के हमलों से बच पाना मैं कहूँ नामुमकिन सा दिखता है। ऐसे में एक ज्वाइंट जो आइडियोलॉजिकल जो एक लड़ाई मैं कहूँ कि युद्ध छेड़ने की बात हो रही थी, वो कहाँ पर आकर ठिठकती या रुकती नजर आती है? जी देखिए, इसमें यह है कि अलग अलग इंटरेस्ट हैं। जैसे कि अगर अमेरिका अपना जो वॉर ऑन टेरर है वो अगर अफगानिस्तान तक सीमित रखता और इराक नहीं जाते तो मुझे लगता है कि कई चीज़ों में फ़ायदा होता। लेकिन अब इफ्स एंड बट्स की स्थिति है। अब आप देख लीजिए पूरी दुनिया में जिस तरह की हालत है, चाहे वो सीरिया हो या लिबिया हो या अन्य देश हैं, और ये बहुत ही मॉडर्न मुल्क थे, इनकी सोच काफ़ी मॉडर्न थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि वो कई 100 साल पीछे चले गए हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन गुटों के खिलाफ जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, ये सबसे मुझे लगता है कि दुनिया में आज अहम मुद्दा बन के उभर कर आ गया है। और इसको कैसे जूझेंगे, कोई एक स्ट्रेटजी तो हो नहीं सकती। हर एक अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्ट्रेटजी की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले ये सरकारों को मानना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको किस तरह से, हमने भी देखा है एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, चाहे वो पंजाब में हो या कश्मीर में हो या उत्तर पूर्व में हो, लेकिन पंजाब में काफ़ी सफलता भारत सरकार को मिली, पंजाब सरकार को मिली, पंजाब पुलिस को मिली। तो हमने भी देखा है कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ना ज़रूरी है। लेकिन अब ये स्थिति बन गई है कि इन ग्रुप्स को हवा मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, और कई जगह पे ये जो सेक्टेरियन स्किज्म्स है उसका भी ये लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब तमाम चीज देखते हुए मुझे तो लगता है कि एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति है कि अगर
कोई बच्चा जो सो रहा है उसको हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर सरकारों का फायदा क्या है अगर वो अपने बाशिंदों को, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल अमित जी, और यही बात है कि किस तरीके से दुनिया के तमाम देश सिर्फ न निंदा करें बल्कि एक ज्वाइंट ऑपरेशंस, न सिर्फ मैं कहूं कि शस्त्र सेना या फिर हवाई हमले, तमाम तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसके अलावा शैक्षिक या दूसरे जो फिर तरीके उनकी तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अमित साहब, इस पूरी बातचीत करें आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। हमारे जीवन में बदलाव लाने वाले विज्ञान के ऐतिहासिक प्रयोगों, जिन्होंने एक्सरे, पेनिसिलिन, हरित क्रांति, ग्रीन हाउस प्रभाव, अर्धचालकों और रक्त समूहों की खोजों में योगदान दिया। आप जानेंगे पाचन की प्रक्रिया, मॉर्गन, ग्रिफिथ और सर सीवी रमन के प्रयोगों को डॉक्यूमेंट्री सीरीज कुछ तुक्के कुछ तीर में, हर रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारतीय जनता पार्टी की बेंगलुरु में जारी 2 दिवसीय कार्यकारिणी के पहले दिन आज भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर खास चर्चा हुई। पार्टी ने तय किया है कि इस मामले पर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया जाए। कार्यकारिणी में सरकार की विदेश नीति के 5 स्तंभों का भी ऐलान किया गया। बीजेपी की नवगठित कार्यकारिणी के बैठक के पहले दिन सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की नीतियों का फायदा जनता को मिला है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण विधेयक के मामले में भी बीजेपी ने हर हाल में आगे बढ़ने की बात कही है। हम आने वाले दिनों में चाहे बिहार हो, चाहे आने वाले 2016 में 5 प्रदेशों की चुनाव हो, सारे चुनावों की तैयारी प्रारंभ कर दिया और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में एक मजबूत पार्टी के नाते उभरने के लिए जो जो काम करना है वो सब कर रही है। तो इसमें भूमि अधिग्रहण नीति पर हमारा कोई भ्रमपूर्वक स्थिति नहीं। लगभग 300 सदस्यों से ज्यादा की इस कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुई। Greater global engagement with countries of all regions, ignoring power block politics. Power block, the conventional power blocks that exist. We are working. पार्टी ने जनाधार बढ़ाने के लिए भी विशेष संपर्क अभियान चलाने की बात कही है और मेंबरशिप ड्राइव के जरिए 10 करोड़ लोगों को जोड़ने को उपलब्धि के तौर पर पेश किया गया है। बेंगलुरु में कार्यकारिणी की बैठक को भी दक्षिण भारत में पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार विदेशों में जमा कालेधन को जरूर वापस लेकर आएगी। बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एनडीए के 10 महीने के कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में निराशा का माहौल कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की नीतियों के चलते विकास की बेहतर परिस्थितियां बनी हैं। सरकार तेज गति से फैसले भी ले रही है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, जिस आशा और अपेक्षा के साथ आपने हमारी टीम को सेवा करने का अवसर दिया है, हम आपकी आशा आकांक्षाओं को पूरी करेंगे। और सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु, जहां से फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता श्याम सुंदर, जो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर पैनी नजर बनाए हुए हैं लगातार। श्याम, पहले दिन किस तरीके से मुद्दों को सामने रखा पार्टी ने, और मैं कहूं कि भूमि अधिग्रहण पर खासतौर पर चर्चा भी हुई है। आपकी नजर में किस तरह के रास्तों से गुजरने की तैयारी में है इस वक्त सरकार? अब देखिए कविंद्र, इस वक्त हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जहां पर भाषण दे रहे हैं उस जनसभा में मौजूद है। अभी भाषण के दौरान उन्होंने कुछ समय पहले ही किसानों पर और जमीन को लेकर काफी विस्तार से बात कही और उन्होंने कहा कि किस तरह से उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना शुरू की, इसके अलावा इस तरह से सॉयल हेल्थ कार्ड उन्होंने इश्यू किया और उसके साथ साथ उन्होंने चतुरंगी क्रांति की बात की, जिसमें उन्होंने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की और इसके साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर बिना नाम लिए, किसी पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने झूठ फैलाने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर अगर भूमि अधिग्रहण की बात करें तो नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी अब आक्रामक होने की तैयारी कर रही है और उसका ये दावा है कि जमीन पर
किसानों के पास जाकर पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता और सरकार के प्रतिनिधि इस मामले पर जो भ्रम की स्थिति है उसको साफ करेंगे। और यहाँ से बेंगलोर से जो आभास मिल रहा है, ये बात सही है कि हो सकता है कि जैसे पिछली बार कुछ संशोधनों के साथ लोकसभा में बिल पास हुआ था, उसमें कुछ और संशोधन किए जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी भारतीय सरकार डिटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय है कि वो इस तरफ पीछे नहीं हटेगी। जी श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट का आपका। श्याम सुंदर बेंगलुरु से बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी रैली में किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं और जो इशारा यही है कि भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार झुकेगी नहीं, बल्कि वो अब जनता के बीच जाएगी। उधर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को दोबारा मंजूरी दे दी है। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 5 अप्रैल को इसकी मियाद खत्म हो रही थी और बजट सत्र के पहले हिस्से में 9 संशोधनों के साथ ये बिल लोकसभा से पारित हो चुका था, जबकि विपक्ष के विरोध के चलते सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया। इसके बाद सरकार ने राज्यसभा के 234वें सत्र का सत्रावसान कर इस अध्यादेश को फिर से जारी करने की राह साफ कर दी थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को फिर से मंजूरी मिली। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल बिल का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने दोबारा अध्यादेश लाने के सरकार के कदम की आलोचना की है। बहुत खतरनाक है जो ऑर्डिनेंस लैंड के ऊपर है, लैंड एक्विजिशन बहुत खतरनाक है, किसान विरोधी है, जन विरोधी है, देश का फूड प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड हो जाएगा, इसको खिलाफ लड़ाई होगा। मैं समझ सकता हूं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब दिन है। ये बिल जब पार्लियामेंट में था इस पे चर्चा होनी चाहिए थी और तमाम मुद्दे सरकार के सामने हमने रखे, किसानों ने रखे, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक पार्लियामेंट के थ्रू एक कोई भी बिल पास होना चाहिए। गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री फ्रांसिस्को मिकी पचेको का इस्तीफा मंजूर हो गया है। वो एक सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी के मामले में दोषी हैं। फ्रांसिस्को गोवा विकास पार्टी के नेता हैं। फ्रांसिस्को ने साल 2006 में एक सरकारी कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। मुंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने उन्हें पिछले साल दोषी करार दिया था और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी थी। अब उन्हें 6 महीने जेल में गुजारने होंगे। जम्मू कश्मीर में आज हुई बारिश ने लोगों की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। डोडा जिले में भारी बारिश के चलते एक मकान ढहने से 7 लोगों के दब जाने की आशंका है, जबकि बारामूला में 2 लोगों की मौत हो गई है। खराब मौसम के चलते आज भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को कई इलाकों में सुबह से ही तेज बारिश हुई। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भरने से लोगों की दिक्कतें दोबारा बढ़ गईं। 5 दिन से यहाँ पुंछ में बहुत ही मूसलाधार बारिश थी। बिल्कुल गाड़ियाँ ठप थी, रोड टूटी हुई थी, आना जाना बंद था। गांव में बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। यहाँ कुछ दिनों से बारिश गिर रहा है, इसलिए यहाँ का पानी का लेवल बढ़ गया। कुछ घरों में और शहरों में पूरा तबाही मच गया, सब पानी घुस गया ऊपर। बहुत नुकसान हुआ, रहने के लिए किसी को जगह भी नहीं। तेज बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग तीसरे दिन भी बंद रहा। इस हाईवे पर करीब 1000 से ज्यादा वाहन अभी भी फंसे हैं। प्रशासन के मुताबिक यातायात सामान्य करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन खराब मौसम और तेज बारिश के चलते इसमें बाधा आ रही है। हम यहाँ 3 दिन से फंसे हुए हैं और यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं है ड्राइवरों का। हमारा खाना शाना राशन खत्म हो गया है। हालांकि बाढ़ का खतरा कम हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें फिलहाल अलर्ट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया के 6 ताकतवर देशों के साथ परमाणु करार की रूपरेखा तय होने के बाद ईरान में जश्न का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा इसे ऐतिहासिक सफलता बता रहे हैं, तो भारत ने इसे शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना। हालांकि इजराइल इसके विरोध में है। परमाणु करार की रूपरेखा तय होने के बाद ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ का तेहरान में भव्य स्वागत हुआ। अमेरिका और विश्व की 5 बड़ी शक्तियों के साथ जरीफ पिछले सप्ताह से स्विट्जरलैंड के लुजाने में मैराथन बैठक कर रहे थे। गुरुवार देर रात परमाणु करार की रूपरेखा पर सहमति बनी। इसके आधार पर 30 जून तक करार होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। All of the participants in this process were interested in seeing to it that this resolution gets implemented, that if we reach an agreement, we can implement the agreement. We're not looking for excuses to violate them.
परमाणु करार लागू होने पर ईरान को अपने यूरेनियम संवर्धन करने वाले सेंट्रीफ्यूज की संख्या में 2/3 कटौती करनी होगी। ईरान के परमाणु केंद्रों की निगरानी IAEA करेगा। ईरान को अपने रिएक्टरों को फिर डिजाइन करना होगा ताकि वो बम नहीं बना सके। इसके एवज में ईरान पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए आर्थिक और कारोबारी प्रतिबंध हट जाएंगे। अगर ईरान समझौते की शर्तों को तोड़ेगा तो उसे फिर से पाबंदियां झेलनी पड़ेंगी। Remember, I have always insisted that I will do what is necessary to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon, and I will. But I also know that a diplomatic solution is the best way to get this done. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ रही नजदीकियां इजराइल को नागवार गुजरी हैं। इजराइल ने इसे खतरनाक कदम बताया और कहा कि इससे ईरान का एक भी परमाणु केंद्र बंद नहीं होगा। उधर भारत ने फिर दोहराया है कि ईरान के परमाणु मसले का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए। दुनिया के 6 ताकतवर देशों और ईरान में परमाणु वार्ता 2006 में शुरू हुई। 2013 में ईरान में हसन रूहानी के राष्ट्रपति बनने के बाद वार्ता तेजी से आगे बढ़ी, जिसके नतीजे अब सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यमन में हवाई हमलों के बीच एयर इंडिया के विमान को सना हवाई अड्डे पर उतरने की इजाजत मिल गई है। आज एयर इंडिया के विमान से करीब 500 लोगों को सना से जिबूती लाया जाएगा और वहां से उन्हें वायुसेना के विमान से स्वदेश लाया जाएगा। यमन में फंसे भारतीयों और उनके परिवार के लिए राहत की खबर है। यमन से अब हवाई रास्ते से भी भारतीयों की वापसी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को एयर इंडिया का विमान सना और जिबूती के बीच 4 उड़ान भरेगा। यमन की राजधानी सना में करीब 2500 भारतीय वापसी के इंतजार में हैं। If all goes well, we hope that we will be able to begin our air evacuation from Sana'a. We also intend, subject to receiving all clearances, to repatriate approximately 500 of our nationals from Sana'a to Djibouti, and then later tomorrow they will come back home. 30 मार्च से एयर इंडिया के 2 विमान मस्कट में उड़ान भरने के इंतजार में थे, लेकिन सना और आसपास के इलाकों में सऊदी अरब और सहयोगी देशों के हवाई हमलों के चलते विमानों को इजाजत नहीं मिल रही थी। इससे पहले अदन और अल हुदायत पोर्ट से करीब 800 लोगों को जिबूती लाया गया और वायुसेना के विमान से स्वदेश लाया गया। 35 भारतीय यमन से सऊदी अरब पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह जिबूती में अभियान की निगरानी कर रहे हैं। यमन में अब भी करीब 3000 भारतीय फंसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबर में फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।